नमस्ते एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम बीएससी फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट लेक्चर में हम चर्चा कर रहे थे इंडक्टिव इफ़ेक्ट की, जिसे हम जो है प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में चर्चा की और उसमें हमने जो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट की डेफिनेशन, इंडक्टिव इफ़ेक्ट के प्रकार पर हमने चर्चा की, जिसमें हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफ़ेक्ट आपका दो प्रकार का होता है, माइनस आई इफ़ेक्ट और प्लस आई इफ़ेक्ट। माइनस आई इफ़ेक्ट यदि आपकी श्रृंखला से कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ा हुआ है तो वो उसमें जो सिग्मा बंध से बंधे हुए जो शादित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर देता है। और प्लस आई इफ़ेक्ट में जो है कोई भी एल्किल समूह आपको वहाँ उपस्थित हो सकता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में जो है प्रेषित कर सकता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो सकती है जो आपके उसमें चेन में, श्रृंखला में जो है अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सके और श्रृंखला पे उसका जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा सके। फिर हमने एक और टर्म थी अपने पास छोटी सी, वो थी फील्ड इफ़ेक्ट के नाम से। फील्ड इफ़ेक्ट क्या होता है? यदि जो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट किसी माध्यम या किसी विलायक की उपस्थिति में संपन्न होता है तो हम उसे क्षेत्रीय प्रभाव या फील्ड इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। जिसमें हमने एक एग्जांपल भी देखा था कि वो क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो एक लास्ट एग्जांपल बताया था कि वहाँ पर एसिडिटी का जो मान है वो कैसे प्रभावित होता है। एक तरफ उसमें ज्यामिति में अंतर आते ही जो है हाइड्रोजन क्लोरीन की जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और एक तरफ जो है दूसरी और ज्यामिति एडजस्ट करते ही उसकी जो है एसिडिटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें अपन ने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ी है, समझी है। अब उसके बाद उन्हीं चीज़ों को आज हम आगे और डिस्कस करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव के अनुप्रयोग या उपयोग, या इसके पोस्टुलेट बोल सकते हैं इनको। ठीक है, कि हमें जो है इसको कैसे सिद्ध करें कि प्रेरणिक प्रभाव से चीज़ें होती है या कहाँ कहाँ अपने काम आता है। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो देखो, आज का जो पहला पॉइंट है आपका वो है, या पहला प्रयोग जो है इंडक्टिव इफ़ेक्ट का, वो है कार्बनिक अम्लों की अम्ल सामर्थ्य ज्ञात करने में। जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, उनकी अम्ल सामर्थ्य हमें कैसे ज्ञात होगी? इंडक्टिव इफ़ेक्ट के जरिए। तो देखो, वह कार्बनिक अम्ल अधिक प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है जो जलीय विलयन में H+ आयन आसानी से मुक्त कर देता है। ये तो आप भी जानते हैं सभी कि जो H+ आसानी से देगा वो प्रबल अम्ल होगा, और H+ जो आसानी से नहीं देगा वो दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो यहाँ देखिए एक फॉर्मूला, एक रिलेशन है, एसिडिक स्ट्रेंथ जिसे हम बोलते हैं अम्ल सामर्थ्य, ये -I के तो समानुपाती है लेकिन +I के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि यदि आपका -I प्रभाव बढ़ता है तो अम्ल सामर्थ्य बढ़ेगी, समझ में आती है बात। और यदि आपका +I प्रभाव बढ़ता है किसी कंपाउंड में तो आपकी अम्ल सामर्थ्य का मान घटेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में फिट हो गई तो मैं मानता हूँ इससे संबंधित क्वेश्चन आप कभी गलत करके नहीं आओगे, क्योंकि कई बार ये कंपटीशन एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ आपके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में तो पूछे जाने ही हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो अपन एक सवाल यहाँ से ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्ल सामर्थ्य एसिटिक अम्ल से अधिक क्यों होती है, या अधिक होती है तो क्यों होती है? ठीक है, तो ये देखो आपका, यह है आपका क्लोरो एसिटिक एसिड। यहाँ से हम इसको कवर कर देते हैं। ये देखिए, ये कवर कर दिया हमने, तो ये बचता है आपका एसिटिक एसिड, यहाँ CH3 हो जाएगा। जब यहाँ क्लोरीन जुड़ गया है तो ये कहलाएगा क्लोरो एसिटिक एसिड, और ये आपका एसिटिक एसिड। अब हम ये कह रहे हैं कि क्लोरो एसिटिक एसिड अधिक प्रबल अम्लीय होता है एसिटिक एसिड की तुलना में। तो इसका क्या स्पेसिफिक रीज़न है? भैया सबसे स्पेसिफिक रीज़न क्या है?
कि ये जो H है ना, सबसे मेन बात ये है कि ये जो H है, H निकलना ही अम्ल की प्रकृति है। अब ये H कब आसानी से निकलेगा? इसको H प्लस के रूप में निकलना है। H तो निकलना है, जो बिल्कुल तय बात है, ये तो सारा तो सत्य हैं, लेकिन H को किस रूप में निकलना है, ये बात महत्वपूर्ण है। यहाँ H को प्लस के रूप में निकलना है, अर्थात यहाँ जो H है ये अपने बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देकर जाएगा। अब ऑक्सीजन जो है इससे इलेक्ट्रॉनों को लेगा, वो कब लेगा? जब इसके पास जगह होगी तभी तो लेगा ना, इसके पास जगह होगी तभी तो लेगा ना। अब यहाँ देखिए जो समझने वाली बात है, आपका क्लोरीन से जुड़ा है, क्लोरीन का क्या है, माइनस आई इफेक्ट लगता है, और माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो इन इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींचेगा, इसके पास प्लस आवेश आएगा, इसके पास कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, और यहाँ इस पर कमी आएगी तो ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा। समझ में आती है बात? तो यहाँ ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की जो है कमी थोड़ी महसूस होती है, यहाँ पर आंशिक धनावेश आने लगता है। तो ये जो बंदी इलेक्ट्रॉन इस O और H के बीच में, ये H तुरंत इसको अपने इलेक्ट्रॉन देकर H प्लस के रूप में यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, लेकिन इस केस में ये जो है CH3 मिथाइल समूह, इथाइल हो, आइसोप्रोपिल हो, आइसोब्यूटिल हो, ये सारे समूह जो है प्लस आई इफेक्ट वाले समूह होते हैं। अब यहाँ देखिए आप, इस प्लस CH3 द्वारा प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी। अब इसके पास ऑलरेडी ही इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं, वो हमें अपने आप अंडरस्टूड है, ज़रूरी नहीं हम इसको यहाँ दिखाएं, लेकिन वो अपने आप यहाँ अपने को समझ में आना चाहिए कि 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 6 टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं या 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ठीक है, यहाँ आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। अब भैया इसको भी जाना है बाहर गाँव, लेकिन बाहर गाँव जाने से पहले ही अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देकर जाना है। अब भैया इससे इसको निवेदन करना पड़ेगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेगा, ले तो लेगा लेकिन एडजस्टमेंट करेगा कहीं ना कहीं। लेकिन जितना आसानी से इसने इलेक्ट्रॉन लिया है यहाँ इससे कि भाई ठीक है तो दे जा मेरे को और जा आराम से ऐश कर घूमने फिरने, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑलरेडी इसका घर भरा हुआ है। अब ये इधर उधर दाएं बाएं व्यवस्था करके ये भी इससे थोड़ी गिड़गिड़ाएगा, जोरी करेगा कि यार ले लो मेरे इलेक्ट्रॉन, मुझे जाना है और मुझे हम यहाँ से H प्लस के रूप में जाना है, तो फिर ये ले लेगा। पर इसको यहाँ से निकलने में थोड़ी दुविधा होगी, ये घर छोड़कर जाने में थोड़ा सा असहज महसूस करेगा। तो आप यूँ कह सकते हो सिंपली एक भाषा में, एक लाइन में, कि प्लस आई प्रभाव के जो है एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात यूँ कहते हैं हम कि प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य घटेगी, और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं माइनस आई प्रभाव बढ़ने पर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है, क्योंकि यहाँ माइनस आई, अगर मैं यहाँ पर एक क्लोरीन और जोड़ देता हूँ तो ये H और शीघ्रता से निकलेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और ज़्यादा हो जाएगी। और मैं यहाँ इसकी जगह मैथिल की जगह एथिल ब्यूटिल टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप जोड़ देता हूँ, तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप जोड़ देता हूँ, तो फिर ये H यहाँ पर निकलना ही इसका बहुत कठिन हो जाएगा। तो देखो आगे हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। क्लोरो एसिटिक एसिड में उपस्थित क्लोरीन परमाणु के माइनस आई प्रभाव के कारण यह श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन को आसानी से अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, जिससे इसका हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर आसानी से H प्लस के रूप में मुक्त हो जाता है। अतः क्लोरीन परमाणु के माइनस आई प्रभाव के कारण क्लोरो एसिटिक एसिड अपेक्षाकृत अधिक प्रबल अम्लीय होता है। ये इसका आपका जो है स्पष्टीकरण या कारण है। आगे हम और बात करते हैं इसी प्रकार से और अन्य उदाहरण की। तो देखिए फ्लोरो एसिटिक एसिड एंड क्लोरो एसिटिक एसिड की तुलना में फ्लोरो एसिटिक एसिड क्लोरो एसिटिक एसिड की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से अधिक होती है। तो देखो ये बात अपने आप अंडरस्टूड है, और ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी निकल के, ये मिलेगी आपको आवर्त सारणी के ज्ञान से। यदि आपको आवर्त सारणी का पूरा ज्ञान है, सबका ऑर्डर आपको पता है, एटॉमिक नंबर पता है, छोटे छोटे से इनकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पता है,
तो ये चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हुई चली जाएगी आपके। लेकिन अगर आप इन्हें रटोगे तो कहाँ तक रटोगे आप इन चीज़ों को, कहाँ तक। एक लिमिट होती है रटने की भी, 2 पेज 4 पेज 10 पेज एक बुक। बाकी अपने पास तो कई सारे पेपर है, कई सारे कंसेप्ट है, कई सारे क्वेश्चन हैं, उनके आंसर हमें करने हैं। तो रटने से काम चलने वाला है नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये अम्लीय सामर्थ्य की बात करते हैं। ये है आपका फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये है क्लोरोएसिटिक एसिड। तो एसिडिटी किसकी ज़्यादा है, या एसिटिक एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो किसकी ज़्यादा होगी, फ्लोरोएसिटिक एसिड की एज कंपेयर क्लोरोएसिटिक एसिड। उसका क्या कारण है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी तुलना में ज़्यादा है। इसकी 4.0 है, इसकी 3.5 के समथिंग इसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम एक और ले लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा सॉल्व करने में। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक अम्लीय होता है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपसे, कई बार, और ऐसे क्वेश्चन से ये आपके ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये सारे के सारे आपके कंपटीशन एग्जामों में भी टच होने वाले हैं। देखो ये फॉर्मिक एसिड है, इसमें इस साइड H आता है, यहाँ पर CH3 आता है। तो देखिए यहाँ पर आप इंडिकेट करने के लिए, जैसे ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड पर आपने यहाँ प्लस आई देखो सिंबल के रूप में लिखा रखा है, इसका प्लस आई लग रहा है। हमें अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि प्लस आई प्रभाव के व्युत्क्रमानुपाती होता है अम्लीय सामर्थ्य, और यहाँ देखो यहाँ कोई प्रभाव लग रहा है, नहीं लग रहा। तो सिंपल सी बात है कि एसिटिक एसिड में एक मिथाइल समूह के द्वारा प्लस आई प्रभाव लग रहा है, और फॉर्मिक एसिड में ऐसी कोई परिस्थिति यहाँ है नहीं। तो इसी कारण से जो है फॉर्मिक एसिड की एसिडिटी जो है एसिटिक एसिड से अधिक होती है। बस ये लैंग्वेज वेरी सिंपल है, बस आपको समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज अपनी भाषा में आप कुछ भी लिख सकते हो। देखो फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि एसिटिक एसिड में मिथाइल ग्रुप उपस्थित होता है और मिथाइल ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लगता है, जिस कारण एसिटिक अणु में एसिटिक अम्ल के अणु में कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के मध्य का बंध आसानी से नहीं टूट पाएगा और H+ आयन निकलने की टेंडेंसी, जिसे हम बोलते हैं संभावना, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, H+ के यहाँ से निकलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी, जबकि फॉर्मिक एसिड में प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा। फॉर्मिक एसिड में देखो आपका यहाँ पर कोई प्रकार का प्रभाव नहीं लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, जिस कारण से H+ निकलने की संभावनाएं और भी बढ़ जाएगी। समझ में आई बात यहाँ तक आपको? तो देखो अब आगे इससे संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स मैंने भी यहाँ आपको दे रखे हैं, पर इनको आप खुद सोल्व करने का प्रयास कीजिए। अम्ल सामर्थ्य के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे कैसे एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल मिलेगा एग्जाम में। देखो यहाँ पर CH3COOH, CH2Cl COOH। अब देखो ये क्या है, ये Cl इधर आते, कन्फ्यूज में तो ना कि यार क्लोरोएसिटिक एसिड पे तो Cl इधर था। अरे भैया ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जब आप इसको खोल के लिखोगे ना तो इसको ऊपर लगा दो, इधर लगा दो, इधर लगा दो। दो हाइड्रोजन को चाहो तो इधर लगा दो, इधर लगा दो, या दोनों ऊपर नीचे लगा दो, क्लोरीन इधर लगा दो। तो ये है आपका क्लोरोएसिटिक एसिड, ये है आपका डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, और ये है एसिटिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि सबसे हम अपने किस क्रम में लिखना है, घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा ये हमें ध्यान होना चाहिए। अब हमने एक चीज़ देखी है कि -I प्रभाव के समानुपाती होता है आपका अम्लीय सामर्थ्य। तो यहाँ देखो, यहाँ पर तो 3 क्लोरीन है, मतलब ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। यहाँ पर इस हाइड्रोजन को निकलने के लिए आसानी होगी क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन को इधर खींच लेंगे अपने ओर, है ना, इधर खींचेंगे। अब यहाँ इधर खींच रहे हैं तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो भैया ये होगा, ट्राइक्लोरो, फिर डाइक्लोरो, फिर ट्राइक्लोरो, फिर 1 क्लोरो। तो देखो इससे कम इस वाले की, फिर इससे कम 2 वाले की, फिर सबसे कम एसिडिटी नंबर 1 वाले की। तो ऐसे हम ऑर्डर में इसको जमा देते हैं। देखो इस प्रकार से ऑर्डर हम इनका व्यवस्थित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखो इसी क्रम में दिया गया है। यहाँ पर मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप आ गया है, यहाँ आपका एसिटिक एसिड एजेटिस, यहाँ क्लोरोएसिटिक एसिड है, और
यहाँ फॉर्मिक एसिड है। अब इनको आप जमाओ, देखो ये फार्मूला आपके हमेशा काम आएगा, कहीं भी नोट कर लो इसको, जहाँ भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ना वहाँ इसको ड्रॉ कर सकते हो। एसिटिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब सबसे पहले देखो यहाँ इसका +I लग रहा है, यहाँ +I लग रहा है, यहाँ कोई प्रभाव नहीं, और यहाँ -I प्रभाव लग रहा है। ये महत्वपूर्ण बात है। तो जहाँ -I प्रभाव लग रहा है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। फिर उससे कम आपका जहाँ ज़्यादा, अब यहाँ देखो यहाँ और यहाँ भी +I लग रहा है, यहाँ +I लग रहा है, लेकिन यहाँ कोई प्रभाव नहीं है, तो ये H आसानी से निकल के जाएगा। समझ में आती है बात फॉर्मिक एसिड वाला। तो फिर 4 नंबर आ गया, फिर आपका 2 नंबर आ गया, फिर 1 नंबर आ गया। समझ में आई बात आपको यहाँ पर? हाँ, माफ़ कीजिएगा बेटा, देखो यहाँ पर एक मिथाइल समूह या इथाइल समूह का जो +I इफेक्ट है वो ज़्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से ऑर्डर आपका थोड़ा चेंज होगा, यहाँ पर 2 आना चाहिए और यहाँ पर 1 आना चाहिए। सबसे लीस्ट एसिडिक आपका जो है एसिटिक एसिड होगा इथाइल एसिड इसके तुलना में। अगला अपन और एग्जाम्पल लेते हैं। आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये देखिए CH3 CH&COOH और Cl, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। देखिए आप यहाँ पर, और यहाँ भी आपका Cl, यहाँ भी CH2 एंड COOH। इन दोनों में से कौन मोस्ट एसिडिक है? अब सर यहाँ आप देखो कि यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है, यहाँ एक क्लोरीन है, तो कोई सा भी हो सकता है। नहीं भैया, हमने कहा था कि प्रेरणिक प्रभाव जो है डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करता है। अब डिस्टेंस अगर यहाँ इसको प्रभावित कर रही है तो देखो यहाँ इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के मध्य और क्लोरीन के मध्य कितने सिग्मा बंध है, कितने कार्बन है। देखो यहाँ इसके बीच में, इसके बीच में 1-2 कार्बन बीच में है और तीसरे पे क्लोरीन आपका आ रहा है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, राइट। ये भी अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रहा है, इस प्रकार से इधर खींच रहा है ये। तो इस हाइड्रोजन से यहाँ देखो आपका 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन की दूरी है। तो क्या ये इन इलेक्ट्रॉन को इधर अधिकता से खींच पाएगा या इधर ये अधिकता से खींच पाएगा? ऑफ कोर्स जिसकी दूरी कम है वहाँ से ये आसानी से खींच पाएगा। तो जहाँ -I प्रभाव कहाँ महसूस अधिक होगा, वो यहाँ होगा, इसकी तुलना में अधिक यहाँ होगा। तो सिंपल सी बात है कि जो नंबर 1 वाला आपका एग्जाम्पल है वो मोस्ट एसिडिक होगा। और यहाँ मेन कारण क्या है? डिस्टेंस फैक्टर। क्या है? डिस्टेंस फैक्टर। हाँ, यदि इस केस में एक और कंडीशन आपकी है कि अगर जैसे आपके यहाँ क्लोरीन है और इसमें भी यहाँ पर जो है क्लोरीन आ जाता है, तो उस कंडीशन में फिर ये आपका जो है मोस्ट एसिडिक होगा एज कंपेयर इसकी। एक और, अब ये तो हो गई आपकी एसिडिटी वाली। अब दूसरा जो इसका उपयोग है या दूसरा एप्लीकेशन है वो है एल्किल एमिनो की क्षार सामर्थ्य ज्ञात करने में। क्या है? और बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से 5 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। एल्किल एमिनो की क्षार सामर्थ्य ज्ञात करने में देखिए, वह पदार्थ जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से मुक्त कर देता है क्षार कहलाता है। वह एल्किल एमीन जिसमें उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे कहते हैं, लोन पेयर की संख्या अधिक होती है, वो अपेक्षाकृत अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है। ये सिंपल कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होती है, क्यों? प्राथमिक एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होती है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्यों होती है? तो देखो, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इनका दिया गया है। यह आपकी प्राइमरी एमीन है RnH2 और आपकी NH3 अमोनिया, और इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर दिया गया है। और यहाँ इसका +I इफेक्ट लग रहा है। अब +I लगेगा यहाँ पर, ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर इसके पास ऑलरेडी हैं, लेकिन अगर यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आसानी से दे दे, क्योंकि इसकी भरपाई यहाँ से हो रही है। लेकिन इस कंडीशन में इसके पास तो देने के लिए यही है, लेकिन लेने के लिए कहीं से कुछ जुगाड़ नहीं है इसका, तो ये आसानी से नहीं निकलेंगे। और लोन पेयर
देने की जो प्रवृत्ति है वो उसकी क्षारीय प्रकृति कहलाती है। तो आगे हम बात करते हैं, प्राथमिक एमीन में उपस्थित एल्किल समूह आर के प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, जिससे नाइट्रोजन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण के कारण आसानी से उपलब्ध हो जाता है। देखो यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन को बीच में रिपल्सन होगा, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलना ही पसंद करेंगे, तो ये हमें आसानी से मिल जाएगा। और जो आसानी से हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दे वो अच्छा सार है, और जो आसानी से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे वो अच्छा सार नहीं है। अतः एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण प्राथमिक एमीन अमोनिया से अधिक क्षारकीय होती है। देखो एक अपने पहले एसिडिटी का जो है एक फॉर्मूला निकाला, यहाँ बेसिडिटी के लिए एक कंसेप्ट निकालते हैं, ठीक उसका उल्टा कर दो, कुछ नहीं करना है, एक याद रखो दूसरा स्वतः उसका ऑपोजिट हो जाता है। देखो यहाँ क्षारीय सामर्थ्य जो है प्लस आई प्रभाव के समानुपाती है और माइनस आई के व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो कॉन्सेप्ट फॉर बेसिसिटी फाइंड आउट बाय आई इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के द्वारा जो है बेसिसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये बेसिक कंसेप्ट है कि प्लस आई बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य बढ़ेगी, माइनस आई बढ़ेगा क्षारीय सामर्थ्य घटेगी। अपन एसिडिक सामर्थ्य के बारे में बात करें तो वहाँ पर ठीक इसका उल्टा कर दो, माइनस आई बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी और प्लस आई बढ़ेगा तो अम्लीय सामर्थ्य घटेगी। ये एक चीज़ याद कर दो, दूसरी स्वतः याद हो जाएगी, दोनों को रटोगे तो दोनों में मिसमैच कर दोगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। तो याद एक रखो और उसका ठीक उल्टा दूसरे को कर दो। देखो अब क्वेश्चन है आपका अगला जो सोल्व कीजिएगा आप, द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन से अपेक्षाकृत अधिक क्षारकीय होती है। द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन की तुलना में अधिक क्षारकीय होती है, कारण बताइए। अब देखो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि प्लस आई बढ़ेगा तो क्षारीय सामर्थ्य बढ़नी चाहिए, लेकिन दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। इसका क्या कारण है? यहाँ पर अब ये फैक्टर तो है कि यहाँ पर दो एल्किल समूह, इनका प्लस आई लग रहा है, इसका प्लस आई लग रहा है। यहाँ तीन एल्काइल समूह है, इसका भी प्लस आई लग रहा है, इसका प्लस आई, इसका प्लस आई। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से बच जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि इसके पास इतनी डेंसिटी, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। यहाँ कुछ और ही कारण है, वो भी मैं समझाता हूँ कि यहाँ क्या मेन वजह है। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस जिसको हम कहते हैं, त्रिविम बाधा जिसे कहते हैं, वो अगर जो है परेशानी खड़ा करती है। तो देखो ये बेसिसिटी ऑर्डर अपन जनरल भाषा में जो निकल के आता है वो ये है, सेकेंडरी एमीन की बेसिसिटी टर्सरी की तुलना में अधिक होती है। ये सेकेंडरी एमीन, द्वितीयक एमीन जिसको बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं हम, देखिए द्वितीयक तथा तृतीयक एमीनों की क्षारकता नाइट्रोजन पर जुड़े एल्किल समूह की संख्या एवं आकार पर निर्भर करती है। एल्किल समूह के प्लस आई प्रभाव के कारण क्षार सामर्थ्य का क्रम निम्न होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं? प्लस आई प्रभाव और एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण इसका जो है बेसिसिटी का ऑर्डर होना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे ये होता है, ऐसा होना चाहिए। देखो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, सबसे कम क्षारीय कौन? प्राथमिक एमीन, उससे ज़्यादा क्षारीय कौन? द्वितीयक एमीन, और सबसे ज़्यादा क्षारीय टर्सरी एमीन। ऐसा होना चाहिए ये हम कह रहे हैं, लेकिन जो बात मुद्दे की है वो अब आती है। परंतु तृतीयक एमीन में उपस्थित बड़े आकार के तीन एल्किल समूहों जो आर द्वारा हमने दिखा रखे हैं, समूहों के कारण त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन परमाणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता कम हो जाती है। अतः इसकी क्षारकता द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन से कम हो जाती है। ये आपका मेन फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं 2 डिग्री एमीन इज मोर बेसिक एंड 3 डिग्री एमीन इज लेस बेसिक। ये इनका बेसिडिटी या बेसिसिटी का ऑर्डर है। अब यहीं बात खत्म नहीं होती, बात और आगे चलती है। अब यहाँ देखिए हमने अभी R के रेफरेंस में बात की है। अब यहाँ देखिए यदि R इक्वल टू CH3 हो, क्या हो? R इक्वल टू आपका क्या हो? CH3, और एक R इक्वल टू C2H5 हो या CH2CH3 हो, इथाइल समूह हो, ये मिथाइल हो गया और दूसरा इथाइल हो, तो हम दोनों के रेफरेंस में बात करेंगे।
तो CH3 हो तो क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा सार की आपकी 2 डिग्री होगी, फिर 1 डिग्री होगी, फिर 3 डिग्री होगी, फिर अमोनिया होगी। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में अब तक पूछा गया है ये ऑर्डर। यदि R इक्वल टू CH3 दिया गया, वो R नहीं देगा आपको, सीधा नाइट्रोजन के साथ में 3 CH3 जोड़ देगा या 2 CH3 जोड़ देगा, वो ऐसे थोड़ी पूछेगा इफ़ R इक्वल टू फलाना फलाना। तो आपको ध्यान ये देना है कि यदि CH3 है तो 2 डिग्री Mn इज हाईली बेसिक, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। और यदि R इक्वल टू C2H5 हो तो एल्किल समूह की क्षारकता का क्रम निम्न होता है। अगर R इक्वल टू C2H5 हैं तो उस कंडीशन में देखो क्रम क्या आएगा। हम ये तो स्पष्ट कर चुके हैं कि 2 डिग्री एमीन जो है उसकी क्षारीय सामर्थ्य सबसे अधिक होगी, फिर 1 डिग्री की होगी। पर यहाँ देखिए आप, यहाँ 3 डिग्री एमीन की जो क्षारीय सामर्थ्य है वो अमोनिया से भी कम हो जाती है, ये 4th ऑर्डर पर पहुँच जाता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन को नेगेटिव करके आते हैं। तो बेटा ये बात हो गई आपके इंडक्टिव इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट और इनके एप्लीकेशंस की। तो इंडक्टिव इफेक्ट से एक क्वेश्चन अवश्य रूप से टच करता है 5 से 10 नंबर का आपके एग्जाम में। तो इस पूरे टॉपिक को आप सब अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अब इसके बाद वाले जो अगले जो अपनी क्लास होगी, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। यदि आज के वीडियो लेक्चर में यहाँ तक कोई परेशानी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मददगार लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।